नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मानसून सत्र में मोदी एंड कमल बहुत बड़े खेल के फिराक में लगी हुई है और इस खेल में जो सबसे बड़ा मोहरा मोदी ने चुना है वो मोहरा शरद पवार। वो शरद पवार जिन्होंने अपनी सियासत में सबको मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। क्या वही शरद पवार मोदी की सियासत का मोहरा बनकर रह जाएंगे? अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव पर सिर्फ 2 मंत्रियों के चक्कर में, 2 मंत्री का ऑफर है। जो आज खबर है, 2 मंत्री पद का ऑफर। क्या 2 मंत्री पद के ऑफर में राहुल के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ, विपक्ष के साथ और इस देश के बहुमत के साथ धोखा कर देंगे शरद पवार? क्योंकि इस देश का मानस आज की तारीख में 80 से 85% नरेंद्र मोदी को कतई डाइजेस्ट करने को तैयार नहीं है। 85% छोड़ दीजिए आप, 35% वोट मिले थे, उस हिसाब से 65% होता है, लेकिन 85% भाजपा के हार्डकोर मतदाता आज सड़कों पर नरेंद्र मोदी की खिलाफत करते हुए आपको मिल जाएंगे। अंधभक्तों की बात नहीं कर रहा मैं, मतदाता की बात कर रहा हूं। अंधभक्तों की संख्या बहुत बहुत छोटी है। तो क्या मोदी का जो प्लान है पवार को निपटाने का, और निपटाने का प्लान गजब है, खत्म हो जाएंगे सब। लोगों को लगेगा कि हम सरवाइव कर रहे हैं, लेकिन सर्वाइवल समाप्ति हो जाएगी, ये आभास नहीं होने देंगे। ऐसा इंजेक्शन, कुछ ऐसे डॉक्टर होते हैं इंजेक्शन लगाते हैं पता नहीं चलता, तो डॉक्टर मोदी वैसे ही हैं। और ये पूरा प्लान एग्जीक्यूट होने में भी बहुत लफड़े हैं। डिप्टी सीएम वो भड़की हुई है, वो अपने और अपने बेटों के भविष्य को लेकर के परेशान है। 8 सांसदों पर नजर है कि यही 8 सांसद पलटी मारेंगे, नहीं मारेंगे, क्या करेंगे। तो ये पूरी खबर भाऊ के साथ, भाऊ को ले आइए स्क्रीन पर, जोड़िए जरा। स्वागत है भाऊ। भैया हेडलाइन लाइए और फिर खबर के भीतर चले। पहले शरद पवार की एनसीपी का विलय, फिर एनडीए में एंट्री, महाराष्ट्र के लिए बीजेपी का प्लान तैयार। आगे चलिए। महाराष्ट्र में एनसीपी की सियासी हलचल के बीच बीजेपी का संदेश, दोनों गुटों के विलय के बाद ही एनडीए में एंट्री। आगे चलिए, मतलब ये हो गया दोनों गुटों के विलय के बाद एंट्री। केंद्र में 2-2 मंत्री पद, बीजेपी ने शरद पवार को दिया ऑफर, एनसीपी के लिए एनडीए का प्लान तैयार। हालांकि प्लान रोज नए नए आ रहे हैं जो मीडिया में। प्लान इसके पहले आया था कि एक गठबंधन शिंदे और शरद पवार के बीच होगा और वो गठबंधन एनडीए का पार्ट बन जाएगा। हालांकि वो डाइजेस्ट प्लान जरा हो नहीं रहा था कि शिंदे और वो अलग गठबंधन करेंगे, और मतलब वो जैसे वो कहते क्या, चेन मार्केटिंग, चेन वाली मार्केटिंग होती है ना, लेग के नीचे लेग बनाते हैं, 4 आदमी अपने नीचे जोड़ दो, बहुत पैसा आएगा, जीवन भर आएगा। तो उस टाइप का था जो पहला प्लान था कि शिंदे से गठबंधन करेंगे और डायरेक्ट एनडीए में नहीं आएंगे, शिंदे से गठबंधन करके एनडीए का हिस्सा बन जाएंगे। तो प्लान अद्भुत था। अब विलय का प्लान नया आया है। इस विलय के प्लान में सुनेत्रा पवार ही अब नाखुश हैं। मुझे लगता है बाकी सब खुश हैं कि, क्योंकि बाकी सुनेत्रा पवार से खुश नहीं है, चाहे वो सुनील तटकरे हो, चाहे प्रफुल्ल पटेल हो। अब अजीत दादा के न रहने के बाद सब चाहते हैं कि पार्टी उनके इशारे पे चले। सुनेत्रा फडणवीस के इशारे पे चल रही हैं। मामला बहुत हौच पौच हो गया है। जरा खबर के भीतर दिखा दे प्लान, फिर भाव से समझेंगे, क्योंकि वहां से फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलेगी भाव के पास से। लाइए जो मीडिया रिपोर्ट है पहले वो देख लें। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर उलटफेर के संकेत मिल रहे हैं। एनसीपी और एनसीपी एसपी के आपस में विलय की अटकलें तेज हो चुकी हैं। सूत्रों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में एनडीए की ताकत बढ़ाने के लिए इन दोनों गुटों को एक साथ लाने के पक्ष में है। इसके लिए एनसीपी खेमों से मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी बढ़ाने का ऑफर भी है। आगे चलिए, चेंज करते जाइए। हालांकि यह विलय इतना आसान नहीं दिख रहा है, क्योंकि पार्टी के भीतर ही पदों और वर्चस्व को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। महाराष्ट्र के दिवंगत पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की पत्नी और एनसीपी अध्यक्ष सुनेत्रा पवार और उनके बड़े बेटे राज्यसभा सांसद पार्थ पवार इस विलय के सख्त खिलाफ हैं। आगे चलिए।
सुनेत्रा पवार के करीबी सहयोगी के मुताबिक मां बेटे की यह जोड़ी नहीं चाहती है कि शरद पवार और सुप्रिया सुले दोबारा पार्टी पर अपना नियंत्रण हासिल कर लें। दूसरी तरफ एनसीपी के ही कई वरिष्ठ नेता और अधिकांश विधायक इस विलय के समर्थन में हैं। आगे चलिए। विलय की इस खिचड़ी को पकाने के लिए पिछले कुछ दिनों में महाराष्ट्र के शीर्ष नेताओं के बीच कई गुप्त बैठकें हुई हैं। मंगलवार की रात एनसीपी एसपी के जयंत पाटिल और विरोधी गुट के प्रफुल्ल पटेल और तटकरे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सरकारी आवास पर मौजूद थे, तो हम बता चुके थे आप। इसके बाद गुरुवार की रात एनसीपी एसपी के जयंत पाटिल और जितेंद्र आव्हाड ने एकनाथ शिंदे से उनके आवास पर मुलाकात की, ये भी बता चुके हैं। गुरुवार शाम को ही पार्थ पवार ने मुख्यमंत्री फडणवीस से मुलाकात करके जानने की कोशिश की कि बाकी नेताओं के साथ उनकी क्या बातचीत हुई है, और फडणवीस बता भी दिए होंगे। हालांकि फडणवीस ने इससे इनकार करते हुए कहा कि वह इस पर सीधे सुनेत्रा पवार से बात करेंगे। आगे चलिए। और फडणवीस कुछ भी अपने मन से करने लायक नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। सूत्रों का कहना है कि दोनों गुटों को एक साथ लाने के लिए भाजपा ने प्लान तैयार कर लिया है। इसके लिए दोनों ही गुटों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक एक मंत्री पद ऑफर कर दिया गया है। एक तरफ जहां पर्दे के पीछे यह सब चल रहा है, वहीं सार्वजनिक रूप से दोनों ही दल अभी विलय की बात से इनकार कर रहे हैं। सुप्रिया सुले ने हाल ही में कहा था, जब मेरे भाई अजित पवार जीवित थे तब विलय का प्रस्ताव मेज पर था, लेकिन उनके निधन के बाद दूसरी तरफ से इसका कड़ा विरोध हुआ। हमारे लिए यह मुद्दा वहीं खत्म हो गया था। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि यदि परिसीमन बिल में सभी राज्यों के लिए सीटों में समान रूप से 50% की बढ़ोतरी का प्रावधान होगा तो उनकी पार्टी समर्थन पर विचार कर सकती है। और आगे चलिए। वहीं एनसीपी नेता सुनील तटकरे ने कहा कि आज की तारीख में कोई बातचीत नहीं चल रही है, लेकिन कल जब परिसीमन विधेयक पर मतदान होगा तब क्या होगा यह हम नहीं जानते। राजनीति बहुत तेजी से बदलती है और समीकरण पलक झपकते ही बदल सकते हैं। मतलब ये सारे खिलाड़ी जनता को एज यूजुअल मूर्ख समझ रहे हैं। आगे चलिए। आज बात नहीं हो रही है, लेकिन कल कुछ भी हो सकता है। अब जो है बाइटें दो हैं, लेकिन बाइटों के पहले वो बाइटें क्या बताएंगे उनसे बेहतर भाव बताएंगे। भाव, ये क्या चल रहा है, कौन सा खेल है, इस खेल को समझना बड़ा मुश्किल है। इस खेल में मोहरा कौन है, कठपुतली कौन है, डोर किसके हाथ में, कौन किसको निपटा रहा है, कौन किसके साथ आ रहा है। देखिए आशीष जी, पहले भी जब लगातार ये रात की डेवलपमेंट हो रही थी, कौन किसके घर जा रहा था, सिल्वर ओक से वर्षा, वर्षा से सिल्वर ओक, उसके बाद एकनाथ शिंदे, ये लगातार पेच फंस गया है। आशीष जी, पेच फंस गया है। सत्ता में भागीदारी कैसी होगी? वहां विधानसभा में ज्यादा सीटें हैं सुनेत्रा पवार के पास, हाँ। लोकसभा में ज्यादा सांसद है शरद पवार के पास। जब समर्थन की बात करते हैं तो शरद पवार का गुट कहता है कि भाई दिल्ली को समर्थन चाहिए, तो उसका वसूली हमको दिल्ली मुंबई में चाहिए, डिलीवरी मुंबई में होगी, जो ऑब्लिगेशन दिल्ली में होगा। सुनेत्रा पवार का कहना है कि जब बराबर की हिस्सेदारी यदि दिल्ली के सत्ता में होगी तो फिर हमारे मंत्रिमंडल में से कईयों की सीट जाएगी। और पेच फंसा है वित्त मंत्रालय पे। दादा थे तो दादागिरी से वित्त मंत्रालय लेके बैठे थे। दादा के जाने की अपॉर्चुनिटी से वित्त मंत्रालय पे कब्जा बीजेपी ने कर लिया। और सुनेत्रा पवार को इतने जल्दीबाजी में जो शपथ दिलवाई थी, उसके पीछे कारण भी यही था कि महिला है, पहली बार बन रही है, राजनीति में नवसिखियां है, मालूम नहीं है, इमोशनल प्लैंक पे आई है, तो वित्त जैसा कैसे संभालेगी, तो वित्त उसने लिया। अब प्रॉब्लम है, एक बार बीजेपी कोई चीज ले लेती है तो बीजेपी की हो जाती है। अब पार्थ बार बार कह रहा कि वित्त एक बार हमको वापस दे दो, क्योंकि वित्त के चलते कई मंत्रालयों में कॉम्प्रोमाइज किया था अजित पवार ने। एकनाथ शिंदे को पलड़ा भारी हो गया था। पूरे मंत्रिमंडल जब बना तो मुख्यमंत्री पद तो एकनाथ शिंदे को मिला नहीं, मुख्यमंत्री पद वहां चला गया, तो उप मुख्यमंत्री पद दो जनों को मिला। और लगातार एकनाथ शिंदे फिर गृह मंत्रालय मांग रहे थे,
उन्होंने कहा कि पिछले मेरे टेन्योर में गृह मंत्रालय उप मुख्यमंत्री के पास था, यानी फडणवीस के पास, तो अब मेरे पास चाहिए। फडणवीस ने इसके पहले का हवाला दिया कि जब मैं मंत्री था कैबिनेट में, जब मैं मुख्यमंत्री था पहली बार, तब मेरे पास था। तो गृह मंत्रालय उन्होंने अपने पास रखा। जो मालदार मंत्रालय था जिसमें बड़े बड़े रोड बनने हैं, एपीडब्ल्यू, बाकी वो उन्होंने रखा अपने पास, अर्बन डेवलपमेंट का पूरा। और अजित पवार ने फाइनेंस, ये बंटवारा हो गया था। और फिर एक दूसरे का सैक्रिफाइस करने के लिए कभी यहाँ कमजोर कभी वो, ऐसा मंत्रिमंडल बटा। अब फाइनेंस भी बीजेपी के पास चला गया, वो फाइनेंस वापस मांग रहे। सुनेत्रा पवार को डर है कि कहीं एक हो गई ये सब, हम दोनों एनसीपी एक हो गई तो जयंत पाटिल फिर दावेदार होगा फाइनेंस का, क्योंकि जयंत सीनियर भी है, फाइनेंस हैंडल भी कर चुका है। तो फिर ये तो हमारे हाथ से परमानेंट ही गया। तो सारा मसला है, शरद बोलता है हमको बराबरी का हिस्सेदारी चाहिए ना, विधायक मत देखो हमारे 10 है और उनके 41 है, नहीं वो नहीं देखो। फिर सांसद देखो हमारे 8 है। पेच यहां फंसा। और सबसे बड़ा डर, एनसीपी का सुप्रीमो कौन होगा फिर? सुनेत्रा पवार के, शरद पवार के आगे सुनेत्रा पवार बहुत बौनी हो जाती है। और एक बार शरद पवार की एंट्री हो गई तो अगले चुनाव में सुनेत्रा पवार को टिकट मिलेगा कि नहीं भी इसकी गारंटी नहीं। हाँ क्योंकि तटकरे तुरंत आका बदल देंगे। हाँ प्रफुल्ल पटेल तो बहुत पहले से प्रफुल्ल पटेल तो घर वापसी है, उनको कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। हाँ, अडानी कॉमन फैक्टर है इनमें, हम्म। प्रफुल्ल पटेल और शरद पवार में। नहीं, फिर तो सुनेत्रा पवार के पास 5 कार्यकर्ता नहीं मिलेंगे अगर शरद पवार ने पार्टी विलय के बाद इशारा कर दिया तो हुआ क्या, पार्थ पवार को अपना भविष्य दिखता है, तो ये माँ बेटे दोनों ही लगे हैं देवेंद्र फडणवीस को, हमसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, हम ये नहीं करना, हमने ये नहीं करना। सुनील तटकरे ने भी देखा कि हो नहीं रहा तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनेत्रा पवार ही है। लेकिन कल क्या होगा बता नहीं सकते, राजनीति बार बार बदलती है, जगह भी ओपन रखता है वो। तो मामला सत्ता के बंटवारे में है। और यदि ज्यादा खींच गया और बीजेपी को लगा कि शरद के 8 आने से, शरद के 8-7 आने से हम 2/3 पहुंच जाएंगे, तो फिर सुनेत्रा पवार के पार्टी में टूट होगी। फिर सुनेत्रा अकेले बचेंगी, सब शरद पवार के साथ चले जाएंगे। हाँ मैं यही जो इसमें एक पेंच जो मुझे समझ में आ रहा है, बाकी तो आप उस पे सहमति असहमति देंगे, मुझे जो पेंच लग रहा है, आज की तारीख में नरेंद्र मोदी की जरूरत के हिसाब से ही आदमी का कद होता है। मोदी को महाराष्ट्र में विधायक नहीं चाहिए, नहीं चाहिए विधायक, मोदी को दिल्ली में सांसद चाहिए। और तो आज एक की ऐसा तारीख में सांसद के साथ बोनस भी शरद पवार मिल रहा है ना, हाँ हाँ, जो इस अवस्था में भी विपक्ष की एक धुरी तो बनाता है। हाँ भाई शरद पवार आज भी चंद्रबाबू नायडू के साथ भी ओपन है, ममता के हाँ, साथ भी सबके ओपन है, पूरे देश वाईएसआर के सब रेड्डी के, जगन रेड्डी के साथ भी ओपन है, स्टैलिन के साथ भी ओपन है। तो तो ये वो जो दिल्ली की कोऑर्डिनेटर, जरूरत, शरद पवार दिल्ली की, दिल्ली की जरूरत पूरा कर रहे हैं। अरे दिल्ली की जरूरत के मोदी, चक्कर में देवेंद्र फडणवीस भी कभी भी बलि भी जा सकता है। अच्छा एक चीज और, एक और, अगर ये विलय हो जाता है तो विलय के बाद एनसीपी जो है, ये एनसीपी फिर सुनेत्रा पवार के नहीं कहने के लिए कुछ भी कहते रहे, नहीं ये नहीं, हो गई ओरिजिनल शरद पवार एनसीपी की। होगी, शरद पवार सुप्रीमो होंगे। तो शरद पवार और एकनाथ शिंदे, इनकी केमिस्ट्री पहले से ही कुछ है अच्छी देखिए वाली। शरद पवार प्रॉब्लम ये है, शरद पवार की केमिस्ट्री किसी के साथ खराब नहीं है। नहीं, जो मैं जिस पॉइंट को कह रहा, दिल्ली को हाँ, एक एक जैसे कहते हैं ना कि आपका टारगेट है दिल्ली में 2/3 पूरा करना, लेकिन बोनस अगर मिलेगा तो बोनस तो मना नहीं करेंगे, बोनस में फडणवीस पर नकेल बोनस में मिलेगा। हाँ, नहीं फडणवीस, देखिए, फडणवीस तो वैसे ही नकेल डला हुआ है अभी, हाँ दिल्ली के हाथ में डोर है। तो हाँ जैसा भालू नाचता है ना, वैसी स्थिति है इनकी। हाँ, ऐसा कर दिया नाक में, ऐसा तुरंत सर उठा लेता है। प्रॉब्लम है
कि यदि ज्यादा ये विलय के बाद यदि शरद पवार ने गणित समझा दिया अमित शाह जी को, हाँ। तो बोलेंगे एक काम करिए, इनको बुला लेते सेंटर में, हम्म, मुख्यमंत्री पद आप ले लीजिए, हम्म, सत्ता में आइए। तो कई ऑप्शंस खुले हैं। दिल्ली को आज सबसे ज्यादा जरूरत है, और दिल्ली हाँ, अपनी जरूरतों के लिए किसी भी राज्य को कहीं भी सेक्रीफाइस कर सकती है, उनको कहीं लेना हाँ, देना नहीं है। और महाराष्ट्र तो वैसा भी उनका ही है। देखिए, आज महाराष्ट्र में शरद पवार यदि सुप्रीम बनते हैं, तो अडानी के लिए तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। हाँ, हाँ, भाई, आज देवेंद्र फडणवीस अडानी का पार्टनर नहीं है। देवेंद्र फडणवीस के लिए अडानी आका है। शरद पवार के साथ तो अडानी सबसे कंफर्टेबल है। हाँ। और अडानी का सबसे ज्यादा इंटरेस्ट महाराष्ट्र में है। हाँ, माइंस है, शरद पवार, शरद विदर्भ की पवार। माइंस है, हाँ, उधर सी पोर्ट्स है, हाँ, और मुंबई है। मुंबई अपने आप में महाराष्ट्र से, पूरे महाराष्ट्र से भारी है। तो ये सारी रणनीति जब राजनीतिक तय होती है, उसमें एक फैक्टर दूर से जो देख रहा है इसको, वो गौतम अडानी है, उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो और पेच फंसा अडानी को हुआ है। क्या चाहिए? फडणवीस को बताना पड़ेगा, पवार को बताने की जरूरत नहीं है, पवार खुद ही जान जाएंगे कि बिजनेस में इंटरेस्ट कहां पर है। कुछ बताने नहीं है, न बताना है, न रास्ता बताना है, न इंटरेस्ट बताना है, सब अपने आप करके तैयार हो जाए। हालांकि मैं बाइटें सुनवा दूं आपको, क्योंकि बाइटों बात है। नहीं, जरा वो एक एक। बात मैं और बता दूं। जब हाँ, ये रात को मिलने गए सिल्वर ओक से मिलके, जितेंद्र हाँ, आव्हाड और वो, इन हाँ, दोनों ने हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बोगस स्टोरी लोगों को बता दी। हाँ, वो हाँ, उन्होंने अपने कारपोरेटर को लेके आए पीछे से। वो कारपोरेटर को नहीं बोले, ऐसा है कि ये सांगली का मेरा कारपोरेटर है और इसकी कलेक्टर ने सदस्यता निरस्त की है, तो ये बताने के लिए मैं मुख्यमंत्री से गया। लेकिन उसके लिए आधी रात को मुख्यमंत्री के घर नहीं जाया जाता। हाँ, रात की डिप्लोमेसी क्या होती है, दिन को डिप्लोमेसी क्या होती है, और ये बात फोन पे भी हो सकती है। जयंत पाटिल यदि फोन करेंगे तो शायद देवेंद्र फडणवीस फोन नहीं उठाएंगे, ऐसा नहीं होता। लेकिन सिल्वर ओक पे चर्चा करने के लिए, चाहे देवेंद्र फडणवीस को फोन करने के लिए सिल्वर ओक की परमिशन भी नहीं चाहिए उनको, कम से कम इस काम के लिए। कल यदि एक किसी इंजीनियर का ट्रांसफर करना है तो शरद पवार के पास नहीं जाएंगे हिसाब में, एक इंजीनियर के ट्रांसफर का फोन करूं क्या देवेंद्र को ना। अपने कारपोरेटर का मसला था, नगर सेवक का मसला था, उसकी सदस्यता रद्द हो गई थी, वो फोन करके बोल देते कि देखना जरा कलेक्टर को बोल दीजिए, जबरदस्ती कर लिया। इतना ऑब्लिगेशन तो कोई भी नेता किसी भी पार्टी का एक दूसरे को करते हैं। महाराष्ट्र में तो अभी है कम से कम। जयंत पाटिल के साथ इतने संबंध बुरे नहीं है, क्योंकि जयंत पाटिल का एक पैर उधर ही था पहले। हम्म, हाँ, वो जयंत पाटिल आरएसी में है, अभी कंफर्म नहीं हुआ है, रिजर्वेशन अगेंस्ट कंफर्मेशन वेटिंग में है। तो कुल मिलाकर ये हास्यास्पद है कि वो सिल्वर ओक से निकलते हैं रात को, फिर मीटिंग होती है और वो 1 घंटा मीटिंग करके वो क्या बोलना, कलेक्टर को फोन ही करना है ना। और देवेंद्र फडणवीस की स्टाइल मैं जानता हूँ कि यदि उनको फोन करना है तो फोन उठा के बोलते हैं क्या चल रहा है, मुझे 4 घंटे में मुझे रिजल्ट चाहिए इसका, फोन रख देते हैं। मेरे सामने बात हुई इस मामले में, वो तड़का फड़की में, वो पेंडिंग वाला काम नहीं उनका। यही जो अभी हमारे कांग्रेस के जो नेता है, मैं उनको भी स्लीपर सेल ही कहता हूँ, शिवसेना से आए हुए विजय वडेट्टीवार, रिलेटिव, हाँ, उन्होंने कहा कि एक एक आदमी मेरे साले को बहुत तकलीफ दे रहा है और ये है वो है, मेरे सामने की बात है, मैं बैठा हुआ था, और नागपुर में है और ये बहुत मतलब पैसा लेके डूबा के भागता है, कई लोगों को उसने टोपी पहनाई है। उन्होंने उठाया फोन और सीधा कमिश्नर को लगाया, पुलिस कमिश्नर को बोला, अरे कमिश्नरला फोन लावले, म्हणे काय काय नाव सांगितलं, हे पहा हा कोण माणूस आहे, हा उद्या येऊन भेटेल तुम्हाला, याचा करा बंदोबस्त करायला, उचला, लगेच उचला याला। असा व्यापाऱ्यांना त्रास देत असेल तर कसं चालेल? ठीक है, आगे नेक्स्ट। एक कलेक्टर को ये बोलने के लिए उनको रात को 1.5 घंटे की मीटिंग नहीं करनी पड़ती। वो तो फिर इधर उधर पार्टी होने के बाद फिर कोई भी एक आध दिन कोई इंटरव्यू में बोल देगा।
जैसे एकनाथ शिंदे ने पटल पे बोल दिया था कि कैसे कैसे हमने पार्टी तोड़ने में, शिवसेना तोड़ने में कितनी देवेंद्र फडणवीस ने मेहनत की, कैसी कैसी मीटिंगें की। अरे आखिर कोई देवेंद्र नहीं फडणवीस तो बताएगा खड़े तो होकर बोला भाभी जी बता विधानसभा में, देंगी किसी दिन। हाँ मुख्यमंत्री जी आप थोड़ा चुप भी रहेंगे, थोड़ा हाथ का भी रोक लीजिए, सब कुछ मत बताइए। बाकी हमारे भाभी जी ने, आदरणीय कोई वहिनी नहीं ने, वहिनी बताएगा, साहब ने भाभी जी हमारे, कभी बता देंगी। नहीं भाभी जी ने बोल दिया था कि वो हुड पहन के, गॉगल पहन के रात को स्टाइल। चलिए, इस कार्यक्रम में यही इतना था, लेकिन सुनवा देते हैं जरा। अनीस गवांडे जो है प्रवक्ता हैं, वो क्या कह रहे हैं। अब इन लोगों को कोई भूमिका नहीं है, लेकिन फिर भी सुन लेना चाहिए, बेचारे बोलते हैं टीवी We're पे ये। waiting for the exact copies of the delimitation bill to be presented in front of Parliament. We're waiting for the One Nation, One Election bill to be presented in front of Parliament. After considering the bills extensively with our India Alliance partners, we will take a decision on whether to support them or oppose them. We're currently hearing that the government might abandon the population-based delimitation, which was one of our main concerns. We welcome that move. If the government is willing to listen to the opposition, then the opposition will also be willing to work with the government. देखिए, अपोजिशन करीब करीब तैयार है, एकदम विलिंग टू बी वर्क विद गवर्नमेंट। ये पूरा तैयार है, मन से तैयार है, बस खाली मामला अपने घर में नहीं हो पा रहा है सेट। भाजपा से मुझे लगता है सेट हो चुका है, बस खाली घर में थोड़ा सा कि कहाँ पे सोफा रहेगा और कहाँ स्टूल रहेगा, वो व्यवस्था बनानी है। सोफे की जगह स्टूल रखा जाना है, स्टूल की जगह सोफा रखा जाना है, यहाँ पर और दिक्कत हो रही है। शरद पवार बहुत हार्ड बार्गेनर है। हाँ हाँ हाँ। उन्हें मालूम है कि इस बिल का समर्थन देने से मैं इंडिया गठबंधन से बाहर हो जाऊंगा, सारी दुनिया मुझे गाली देगी, मेरे मेरे समर्थक जो मुझे पार्टी पूछेगी कि क्या मिला आपको, तो उसके पहले महाराष्ट्र का बार्गेन हेवीली होगा, ये बात तय है। नहीं नहीं, बार्गेनिंग में अब शरद पवार से तो बाकियों को बार्गेनिंग सीखनी चाहिए, शरद पवार के बार्गेनिंग में तो कोई सवाल नहीं उठा सकता है। खैर चलिए, जो है अभी इजाजत दीजिए हमको इस कार्यक्रम में। इसी से जुड़ा अगला जो हम एक कार्यक्रम ला रहे हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण है। 2 संविधान संशोधन विधेयक इस मानसून सत्र में आने की चर्चा थी और दोनों फंस रहे थे। वो दोनों एक संविधान संशोधन दूसरे को निपटा सकता था, तो एक संविधान संशोधन विधेयक को पास करवाने के लिए जो ज्यादा जरूरी है मोदी को, उसके लिए मोदी ने अपने ही दूसरे बिल को निपटा दिया है। ये बहुत टिपिकल मामला है मानसून सत्र में, एक बिल के लिए, अपने एक बिल के लिए अपने दूसरे बिल को निपटाया गया है। उसके पीछे मोटिव क्या है और नंबर गेम कैसे उससे जुड़ रहा है, अगला कार्यक्रम लेके आ रहे हैं। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।